गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो। लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोलिसिस कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्ड का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार हर साल आते हैं, है ना। मतलब एमओटी से क्वेश्चन तो आता ही आता है। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन अगर आएगा तो एमओटी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते, देखते क्या है इसमें। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, देखो इससे पहले जो एक थ्योरी था जो हम लोग को कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में बहुत सारी चीजें बताता था, वो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इससे पहले हम लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पता था, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही हम बहुत सारी चीज़ें कंपाउंड्स के बारे में, है ना, कंपाउंड्स के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही एक्सप्लेन किया करते थे। ठीक है, जैसे, लेकिन क्या हुआ ना कि जैसे जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी, वो आगे जाकर बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक्स आने लगे, है ना। मतलब वो किसी भी कंपाउंड के बारे में या किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में, किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बारे में 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देने लगा। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से करेक्टली पता नहीं चल पा रही थी। तब जाकर कुछ साइंटिस्ट लोग ने मिलकर एक नई थ्योरी बनाई जिसका नाम था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स आए। ठीक है, वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स आए, है ना। जैसे पहला, उन्होंने O2 मॉलिक्यूल को, है ना, O2 मॉलिक्यूल को डायामैग्नेटिक बोला। O2 मॉलिक्यूल को क्या बोल दिया? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोल दिया, है ना। हो सकता है कि ये आपके लिए नया हो, है ना, कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो हम आपको बता देते हैं। दो तरीके के सब्सटेंसेस हम लोग डील करेंगे यहाँ पर। एक होगा पैरामैग्नेटिक, है ना। पैरामैग्नेटिक उसको बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और डायामैग्नेटिक उसको बोलेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस तो हमेशा ध्यान में रखना, केमिस्ट्री में बहुत बार ये आता है, व्हाट आर पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जब आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, है ना। तो O2 का जो मॉलिक्यूल था, वो उन्होंने बोला कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता था कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो डायामैग्नेटिक है, लेकिन जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया तो उसने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो किया, है ना। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसके अकॉर्डिंग? वीबीटी के अकॉर्डिंग। बट
O2 का जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली पैरामैग्नेटिक होता है। ये आपको एक्सपेरिमेंट्स बता रहे थे। इसका मतलब ये बात हुआ ना कि वीबीटी जो है वो आपको सब्सटेंसेस के या कंपाउंड्स के पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक बिहेवियर या ओवरऑल मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में क्या हो रहा था, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये उसका ड्रॉबैक था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखोगे 8, तो आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2p4, यही लिखोगे। तो जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 1s2s2, this is 2s2 एंड 2p4, 1 2 3 4, ठीक है। ये ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। वैसे ही जब आप O2 मॉलिक्यूल के लिए बनाओगे तो ऐसा ही एक और ऑक्सीजन आएगा। यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो दोनों यहाँ पे शेयर कर लेंगे, है ना। तो आपको इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा O2 मॉलिक्यूल का, है ना, O2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से देखो। तो ये बेसिकली एक ऑक्सीजन होता तो यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, एक और ऑक्सीजन आएगा उसमें भी ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों शेयर कर लेंगे, है ना। तो आपको इस तरीके से O2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी, है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये बात तो तुम हमेशा याद रखना, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी के पास भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो चीज़ पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर किसी के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो उसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या था ना, बेसिकली ऑक्सीजन का वीबीटी के हिसाब से इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहा था, तो ये ऑक्सीजन जो था वो डायमैग्नेटिक, उन्होंने बोल दिया कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट तो गलत नहीं बोलेगा, एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा गया कि ऑक्सीजन को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया तो वो अट्रैक्ट हुआ, है ना। इसका मतलब ऑक्सीजन एक्चुअली क्या था, पैरामैग्नेटिक। मतलब आपका वीबीटी का थ्योरी में कुछ ना कुछ लोचा है जिसके कारण वो ऑक्सीजन के मैग्नेटिक बिहेवियर को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये पहला ड्रॉबैक हुआ। दूसरा, वीबीटी जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वीबीटी, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहने का क्या मतलब है कि मतलब जो बॉन्ड हैं उनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। अभी तक आप जितने भी बॉन्ड्स पढ़े हैं, जैसे टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वहाँ एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते थे। इवन अपने ब्रिज बॉन्डिंग भी पढ़ा, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, तो उस बॉन्ड में उस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन थे, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इवन इन नंबर थे, है ना। मतलब आप अगर बात करो तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन ले लो, या थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन ले लो, या थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन ले लो, जितने भी तरीके के बॉन्ड्स आपने पढ़े हैं इन सब में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। इन सब में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन हम आपको इस टॉपिक में कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स बताएंगे, कुछ ऐसे भी बॉन्ड्स पढ़ाएंगे जो बॉन्ड ऑड इन नंबर है, मतलब उस बॉन्ड में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड, है ना। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड मतलब जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बनाएंगे,
है ना, हम 3 इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बना सकते हैं। इस तरीके के बॉन्ड्स को वीबीटी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वीबीटी जितने भी बॉन्ड्स हमने पढ़े हैं उन सब में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये उसका दूसरा ड्रॉबैक है। और एक तीसरा ड्रॉबैक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें दो दो, मतलब जिसमें दो एटम हो। ठीक है, वैसे एटम्स में या वैसे मॉलिक्यूल्स में, सॉरी, अगर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आता है तो वो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। याद करो, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर हमने पढ़ा था, एक रेजोनेंस नाम का टॉपिक था इसी चैप्टर में, है ना। लेकिन रेजोनेंस हम वहां पढ़ते थे जो पॉली एटॉमिक होते थे। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आता है तो उसका रीजन रेजोनेंस है। लेकिन अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन आने लगता है, इसका मतलब उसका रीजन रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो उसका रीजन क्या है, वो वीबीटी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी नई थ्योरी आएगी जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वीबीटी कैनॉट एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ लिख लो, बट इट एक्सप्लेन्स फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इन polyatomic molecules by resonance। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगर किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आता है, उसका रीजन रेजोनेंस है। लेकिन अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आता है तो वो वीबीटी से कभी एक्सप्लेन नहीं हुआ। उसके लिए आपको नई थ्योरी की जरूरत पड़ी जिसका नाम था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये तीन ऐसे मेजर ड्रॉबैक्स थे, है ना। मतलब किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वीबीटी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आ रहा है वो भी वीबीटी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये तीन मेजर ड्रॉबैक्स थे जिनके कारण साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कोई नई थ्योरी की तरफ अपना कदम बढ़ाया और एक नई थ्योरी डेवलप की जिसका नाम था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये तुम पहले तीन ड्रॉबैक्स अच्छे से देख लो, फिर हम लोग एमओटी पे डिस्कस करेंगे कि एमओटी होता क्या है। एक बार अच्छे से देख लो बाबू। ठीक है, चलो। एमओटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर स्टडी करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर स्टडी करना पड़ेगा, है ना। देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल बिहेवियर शो करता है। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। आपने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने लास्ट में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना, या जब आप क्वांटम नंबर पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आप वेव फंक्शंस के फॉर्म में पढ़ते हैं, है ना। तो बस अभी उतना डिटेल मैथ्स में नहीं जाना, बस इतना याद रख लो कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है या इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और जब कभी भी वेव की तरह कर सकता है तो दो चीज़ें आती हैं यहाँ से, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन जब वेव की तरह करेगा तो ये दो तरीके के फेनोमेनन कर सकता है।
ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या है ये हम समझाते हैं, डोंट वरी। है ना, जब कभी भी दो वेव्स आपस में मिलते हैं ना, या दो वेव्स की बात होती है, तो जब वो आपस में मिलेंगे तो या तो उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और या नहीं तो उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, या तो उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या नहीं तो उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। है ना, जैसे देखो, कोई भी चीज़ अगर वेव है तो हम उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक वेव है, तो वेव को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये मेरे पास एक वेव हुआ, ये मेरे पास एक दूसरा वेव हुआ। तो देखो, इसका पॉजिटिव फेज, इसका नेगेटिव फेज, इसका पॉजिटिव फेज, इसका नेगेटिव फेज। जब ये दोनों वेव आपस में टकराएंगे, तो आपको नहीं लगता कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ टकराएगा और नेगेटिव नेगेटिव के साथ टकराएगा? है ना, तो जब कभी भी इस तरीके की चीजों को बोलते हैं सेम फेज। तो जब कभी भी दो वेव्स जो आपस में टकरा रहे हैं, या जिनके बीच में इंटरएक्शन हो रहा है, या वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं, उनका फेज सेम होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। है ना, CI। ठीक है, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, DI। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा इस केस में, ये दोनों वेव्स ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। है ना, मान लो इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटी, इसका एम्पलीट्यूड 2 है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है, तो इसका एम्पलीट्यूड आपको 5 दिखेगा। है ना, अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। है ना, अगर ये साई A है और ये साई B है, तो दिस विल बी साई A प्लस साई B। इस तरीके के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास एक वेव इस तरीके का है और एक वेव इस तरीके का है, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ फेज। है ना, इसका फेज जो है वो ऑपोजिट है या आउट ऑफ फेज है। है ना, एक ऊपर से है, एक नीचे से है ना, तो आप इस यहाँ पे बोलोगे कि आपके पास होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स हैं वो आउट ऑफ फेज है। ठीक है, तो उस वैसे केसेस में अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, साई A से, और आप इसको रिप्रेजेंट करते हो साई B से, तो रिजल्टिंग जो है वो घट जाएगा। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो साई A माइनस साई B से, मॉड लगा लो, कौन बड़ा है कौन छोटा ये तो नहीं पता, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको।
साई ए माइनस साई बी। यही सबसे बेसिक फंडामेंटल है पूरे एमओटी का, है ना। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर का जब आप स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक वेव मानेंगे, तो जब दो वेव्स आपस में, क्योंकि देखो बॉन्ड बनाने में हमेशा क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, है ना। आप इतना तो कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ते ही हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है, दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब जाकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को वेव मान लिया जाए तो दो वेव्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे। तो दो वेव्स आपस में इंटरैक्ट इन्हीं दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और या नहीं तो उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब कभी भी फेज सेम हो जाए, प्लस प्लस के साथ मिले, माइनस माइनस के साथ मिले, तो आप बोलते हो सेम फेज। याद रखना ये प्लस और माइनस चार्ज नहीं है। इस मतलब इस पूरे टॉपिक में जहां जहां हम प्लस और माइनस लिखेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं, वो बता रहा है फेज। अगर प्लस प्लस के साथ मिल रहा है मतलब वेव्स का फेज सेम है ना। और अगर प्लस माइनस के साथ मिल रहा है इसका मतलब इनका फेज ऑपोजिट है। तो वहाँ जब फेज सेम रहेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जब फेज अपोजिट हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जैसा फॉर एग्जांपल आप एक स्पेशल केस भी ले सकते हो। मान लो ये एक वेव है, ये प्लस माइनस, देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों सेम फेज में हैं। अगर इसका हम अगर हम इसको बोल दें, है ना, कि ये साई है और ये भी साई है, तो यहाँ पे जो वेव बनेगा उसका ये चीज टू साई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम इस तरीके से वेव को दिखाएं, ये प्लस है ये माइनस है, और ऐसा ये प्लस और ये सॉरी ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। इस तरीके से मिलाएं, तो जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये प्लस और ये माइनस मिलेंगे, और ये माइनस और ये प्लस मिलेगा, तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। अब ये अगर हम इसको साई बोल दें, तो यहाँ पे साई ए माइनस साई बी के हिसाब से साई माइनस साई कट के जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो वाला लाइन आ जाएगा ऐसे, ऐसा। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल है इस पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, कि किस तरीके से वेव्स बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का अगर वेव नेचर का स्टडी किया जाए या इलेक्ट्रॉन को वेव माना जाए, तो जब बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो आपस में जब इंटरैक्ट करेंगे तो उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब वो दोनों सेम फेज में रहेंगे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब वो दोनों आउट ऑफ फेज या अपोजिट फेज में रहेंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट तुमको ध्यान में रखना है। हम फिर बोल रहे हैं इस पूरे टॉपिक में जहां जहां हम प्लस प्लस लिखें इसका मतलब वो फेज सेम है, वहां पर प्लस और माइनस का मतलब यहाँ चार्जेस सेम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है, एक बार अच्छे से इसको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इजी है ये चीज़, चलो आगे दो स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे यहाँ पर जो पूरे एमओटी की जान है ना। मतलब सबसे बेसिक फंडामेंटल यही दो स्टेटमेंट्स हैं, है ना। पहला स्टेटमेंट बोलता है व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स मीट इन फेज देन देयर विल बी constructive interference. When two electrons meet in same phase या meet in phase, then there will be constructive interference, है ना। सेम फेज लिख लो।
मीट इन सेम फेज, देन देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो होगा क्या इससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of finding the electrons between nucleuses increases। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब कभी भी दो वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या दो इलेक्ट्रॉन्स के जो वेव है उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो जो दो न्यूक्लियसेस, जैसे दो एटम आएंगे तभी तो एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो उन दोनों एटम्स का जो न्यूक्लियसेस होगा उनके बीच में इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ी देर में डायग्राम बना बना के बताएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है जो आपको फंडामेंटली हमेशा याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा जब कभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, और इस तरीके के इंटरफेरेंस से, जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स का मिलने का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिलना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक का 2p x दूसरे के 2p y से मिल रहा है, 2p x में एक इलेक्ट्रॉन था, वो एक 2p y में एक इलेक्ट्रॉन था, वो दोनों आपस में इंटरफेयर किए और उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मिलने का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कंबाइन करना, और जब कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो नए नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अरे एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, तो उससे जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस तरीके के इंटरफेरेंस से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, है ना, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं बी एम ओ। क्या बोलते हैं? बी एम ओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन होने के कारण बी एम ओ की जो एनर्जी है वो लेस देन दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। इतनी बातें अगर आपको ध्यान में है, इतनी बातों का बेसिक फंडामेंटल अगर आपको समझ में आता है, तो आपको एमओटी में आगे भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जब कभी भी दो इलेक्ट्रॉन जिनका फेज सेम होता है वो आपस में आकर इंटरफेयर करते हैं तो आप उनको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियसेस इंक्रीज हो जाती है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होगी वो दोनों न्यूक्लियसेस के बीच में उनको पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, जैसे एक एटम का 2p x दूसरे एटम के 2p y से मिक्स कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं शेयर करने के लिए, है ना। इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, एटम्स मिल रहे हैं, तो एटम्स के मिलने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल बनेंगे। इसीलिए तो टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बीएमओ। बीएमओ स्टैंड्स फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा अट्रैक्शन होगा। किसके किसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा भाई? न्यूक्लियसेस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन के बढ़ने से आपको पता है स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना। और ये बात तो आपको कितने बार बता चुके हैं, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इसलिए क्योंकि बीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए उनकी एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी लेस देन दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है, या उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होती है, जो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से के एनर्जी से, या एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी से हमेशा कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से
when two electrons meet in opposite phase, या इसको आप आउट ऑफ फेज भी बोल सकते हो, या आप इसको आउट ऑफ फेज भी बोल सकते हो, देन देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तब वहां पर होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the electrons between nucleuses decreases। ऐसे केसेस में दो न्यूक्लियसेस के बीच में इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। और ऐसे ओवरलैपिंग से, या ओवरलैपिंग बोलते हैं, ऐसे इंटरफेरेंस से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, उसको बोलते हैं ABMO। क्या बोलते हैं? ABMO, है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको BMO, इसको ABMO। ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब भी रहेगा यहाँ पर रिपल्शन होगा। ठीक है। रिपल्शन होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। और स्टेबिलिटी कम होगी तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। तो एनर्जी ऑफ ABMO इज मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। मतलब जब दो वेव्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या आउट ऑफ फेज जब वो इंटरफेयर करेंगे, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वहाँ पे रिपल्शन डोमिनेट करेगा। और जहाँ रिपल्शन डोमिनेट करता है वहाँ स्टेबिलिटी कम होती है, और स्टेबिलिटी कम होने का मतलब है एनर्जी का ज़्यादा होना, है ना। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो वो BMO भी बना सकते हैं और ABMO भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो इंटरफेयर कैसे कर रहे हैं। अगर BMO बनेगा तो उसकी एनर्जी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किए और अगर वो ABMO बना रहे हैं तो ABMO की जो एनर्जी होगी वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी, है ना। तो ये बहुत दो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे पूरे अब MOT में साथ साथ चलेंगे हमेशा। बोलो, क्लियर है क्या? एक बार अच्छे से देख लो इसको, फिर हम लोग और अच्छे से इसका डायग्राम वायग्राम बनाएंगे तो तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या? एक बार देख लो। ठीक है, चलो। इसी चीज को हम लोग एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये भी मेरे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये अगर इंटरफेयर करेंगे
तो ये दो तरीके के ऑर्बिटल्स को बना सकते हैं, है ना। ये एनर्जी है ना, वाई एक्सिस पे एनर्जी है, तो ये कौन सा होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी इनसे नीचे है, कम है, तो आप इसको बोलोगे ये बीएमओ है, और ये एबीएमओ है ना। दिस इज गिवन बाय साई ए प्लस साई बी, एंड दिस इज गिवन एज साई ए माइनस साई बी। मॉड लगा लेना क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके का आप एक डायग्राम बना सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप किए तो बीएमओ भी बन सकता है, एबीएमओ भी बन सकता है। अगर बीएमओ बना तो इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, अगर एबीएमओ बना तो इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। सबसे बेसिक फंडामेंटल है, आगे आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आप हमेशा याद रखना, ठीक है। ठीक है, चलो। अब जो वेव फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना, वेव फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी डेवलप की गई जिसका नाम है एल सी ए ओ। एल सी ए स्टैंड्स फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एल सी ए ओ। और ये दो तरीके के होते हैं, है ना। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग या एक्सियल, और एक को हम लोग बोलेंगे साइडवेज, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो कोवेलेंट बॉन्ड भी दो तरीके से बनते थे, एक हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग से, और एक साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता था, उससे सिग्मा और इससे पाई, है ना। ये है क्या, ये भी हम तुमको डायग्राम बना बना के समझाते हैं। पहले तुम इतनी बातें, ये डायग्राम वायग्राम अच्छे से समझ लो। ये इससे इसको कोई लेना देना नहीं, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है ना। डिफरेंट इन द सेंस की मतलब है तो सारा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ही, वो आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ से अलग टॉपिक स्टार्ट हुआ है, हम ये बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि अब हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं पढ़ना है। एस पी डी एफ ये सब जितने हैं ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं होते। क्योंकि हम एमओटी पढ़ रहे हैं तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करने के लिए या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके वेव फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो थ्योरी बनाई गई उसका नाम है एल सी ए ओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। तो ये याद रखना, LCAO, ठीक है। और वो दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एक एक्सियल और एक साइडवेज, ठीक है। चलो, तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे एक्सियल। मान लो मेरे पास दो s एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये प्लस, यहाँ प्लस, ये प्लस प्लस लिखने का मतलब न्यूक्लियस नहीं है, ये प्लस प्लस लिखने का मतलब कि इनका फेज सेम है। मतलब ये एक एटो एस ऑर्बिटल है, दिस इज एस, ये भी एक एस है, और दोनों मिल रहे हैं सच दैट कि दोनों का फेज जो है वो सेम है। एक एस ऑर्बिटल मिल रहा है और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फेज सेम है ना। तो आप बताओ किस तरीके का इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब तब न्यूक्लियसेस के बीच में इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से दोनों कंबाइन हो जाएंगे। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से डायग्राम है। तो हम तुमको बताएंगे, ये डायग्राम बनाने का एक ट्रिक होता है। जैसे जब जब प्लस प्लस या माइनस माइनस मिलेंगे एक साथ, मतलब जब भी इन फेज वाली चीजें मतलब मिलेंगी, तो वहां पर वो कंबाइन जैसे हो जाएंगे, है ना। वहां पे अट्रैक्शन होगा, कंबाइन हो जाएगा, है ना। ये जो बन रहा है ये क्या बनेगा, एक बीएमओ बनेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। सिमिलरली
अगर आपके पास यहाँ एक एस है, यहाँ पे भी एक एस है, ये एस है, ये एस है, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी एक एस ऑर्बिटल और ये भी एक एस ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है। लेकिन क्या है भाई, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब इनके इनके बीच में रिपल्शन होगा, है ना। बीएमओ में अट्रैक्शन होता है जब सेम फेज होता है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और एबीएमओ बोल लीजिए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल लीजिए, तो वहां पर क्या होगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दूर भागेंगे, वो अट्रैक्ट नहीं होगा, वो रिपेल होगा। तो इस तरीके का कुछ डायग्राम बन जाएगा ऐसा। ठीक है, इसका न्यूक्लियस इस तरफ, इसका न्यूक्लियस इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो जाएंगे, है ना। कंबाइन नहीं किया, देखो अलग अलग हो गए। ऐसा समझो, देखो हम बताते हैं, जैसे ये पूरा गोल है ना, ऐसा समझना, ये पूरा गोल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हर जगह सिमेट्रिकली मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इस जब ये इसके साथ टकराएगा तो आउट ऑफ फेज है, यहाँ रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मिलेगा, तो इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ भागेंगे और इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ भागेंगे। तो इसलिए देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम, इस तरफ, इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धक्का पाकर इस तरफ चले गए। ठीक है। सिमिलरली मान लो कि अगर आपके पास कोई एक एस ऑर्बिटल आया, है ना, और आपके सामने यहाँ कोई पी आ गया। ठीक है, अब जैसे ये प्लस है, अब इसको भी प्लस और इसको माइनस कर देते हैं। तो ये एक एस ऑर्बिटल है, ये आपका कोई पी ऑर्बिटल है ना, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, और ये आपस में इस तरीके से आ रहे हैं, इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी एक्स है। ठीक है, तो इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स है तो ये आपस में आके ओवरलैप करेंगे, तो फिर देखो प्लस प्लस के साथ मिल रहा है, मतलब कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये और ये कंबाइन कर जाएगा। अब होता क्या है, कंबाइन करने का मतलब ये है कि इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो इस नेगेटिव वाले लोब्स के भी सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव के तरफ आ जाएंगे। हमेशा ये बात याद रखना, जब कभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, प्लस प्लस के साथ मिल रहा है, तो ये दोनों कंबाइन करके एक बड़ा लोब बनाएंगे, और साथ साथ में ये जो नेगेटिव वाला लोब है ये भी छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जब अट्रैक्ट करेगा तो वो इधर के भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये इसका न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, दिस इज न्यूक्लियस, और इसका न्यूक्लियस कहीं होगा यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन्स को पाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियसेस के बीच में बढ़ जाएगी, है ना। इसका मतलब जो इधर नेगेटिव साइड में भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होकर इस पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये आपका प्लस वाला लोब है और ये आपका माइनस, देखो माइनस वाला लोब छोटा हो गया और प्लस वाला लोब सब कंबाइन होके बड़ा हो गया। इधर भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में, है ना, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, तो इन दोनों न्यूक्लियसेस के बीच में देखो लोब मोटा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा। जहाँ बड़ा लोब बनेगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जहाँ छोटे लोब्स बनते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम है। सेम इसी तरीके से मान लो यहाँ पर एक एस होता ना, ये प्लस है, यहाँ इसका न्यूक्लियस और यहाँ पे माइनस और प्लस कर देते हैं, है ना, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स ही है इसका। तो मान लो ये वाला चीज और ये वाला चीज जब ऐसे आमने सामने आएंगे तो प्लस और माइनस मिलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दो न्यूक्लियसेस के बीच में कम हो जाएगी। तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है ना। तो आप कैसे करोगे इसको बताओ, है ना। अब इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी, अब ये प्लस और ये माइनस मिलेंगे
तो इधर से भी, इधर में भी रिपल्शन लगेगा, इसमें भी रिपल्शन लगेगा। तो जब इसमें रिपल्शन लगेगा तो इधर वाले भी इलेक्ट्रॉन्स किसके तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, प्लस वाले के तरफ करेंगे, तो प्लस वाला लोब बड़ा बनेगा और माइनस वाला लोब छोटा बनेगा, है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो इसको, ऐसा बनेगा। और इसको भी धक्का मिलेगा तो ये भी कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस है, इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, ये माइनस है और ये प्लस है। ये सब जो डायग्राम्स बन रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। देखो हम फिर से समझाते हैं। यहाँ प्लस और प्लस था मतलब सेम फेस था, सेम फेस था मतलब अट्रैक्शन था, है ना। और बीएमओ का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, एबीएमओ का। यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, बीएमओ का। यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, एबीएमओ का हुआ है ना। तो जब भी प्लस और प्लस सामने में थे मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, तो दो न्यूक्लियसेस के बीच में इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब ये दो न्यूक्लियसेस के बीच में जो लोब बनेगा वो बड़ा बनेगा। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ अट्रैक्शन लगेगा तो इस साइड के भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होकर इधर आ जाएंगे, तो प्लस वाला लोब बड़ा हो जाएगा और नेगेटिव वाला लोब छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर प्लस और माइनस सामने में आए, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, यहाँ रिपल्शन लगेगा। तो जब यहाँ पे रिपल्शन लगेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करके इस तरफ चले जाएंगे, तो प्लस वाला लोब बड़ा हो गया और माइनस वाला लोब छोटा हो गया। सिमिलरली यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन लगेगा, तो जब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था एस में, अब उस रिपेल होके थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, इसलिए पीछे वाला लोब मोटा और आगे वाला लोब थोड़ा सा पतला हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैंने यहाँ पर लिखा है मैं उसी को यूज करके यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। जो हमने यहाँ पर लिखा है मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हमने पीछे यहाँ पर लिखे हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम यहाँ पे डायग्राम्स बना रहे हैं। एक बार तुम अच्छे से इसको देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और प्यारे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और प्यारे। क्लियर है ना। चल आगे बढ़ा जाए। अब मान लो कि आपके पास एक पी आए और आपके पास एक दूसरा पी आ जाए, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसा मान लो। ठीक है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में कंबाइन करेंगे, है ना, या इंटरफेयर करेंगे। बताओ किस टाइप का इंटरफेरेंस है। प्लस के सामने क्या है, प्लस, प्लस के सामने प्लस है, इसका मतलब यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। तो जैसी एक न्यूक्लियस ये है और एक न्यूक्लियस ये है, तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन को पाने की जो प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों न्यूक्लियसेस के बीच में इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन लगेगा। तो इधर के भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इधर के भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट। तो ये दोनों प्लस वाले लोब बड़े हो जाएंगे और दोनों माइनस वाले लोब क्या हो जाएंगे, छोटे, और कंबाइन कर जाएंगी चीजें। ठीक है,
तो एक बड़ा लोब और दो छोटे लोब, इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। थोड़ा सुंदर डायग्राम बना। ये तो और बेकार बन गया। चलो, इस तरीके से चीजें बनेंगी। ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है। देखो दोनों के बीच में लोब बहुत बड़ा बन रहा है, मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा, है ना। तो ये आपका प्लस वाला लोब है, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला। तो इस तरीके से बनेगा। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस और ये प्लस हो गया। अब ये दोनों पी ऑर्बिटल्स जो हैं, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, ये जो इनके बीच में जो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ फेज हैं। अब आउट ऑफ फेज हैं तो इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन। रिपल्शन लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इसके इधर से इधर शिफ्ट हो, दोनों प्लस वाले छोटे हो जाएंगे। और दो, ये प्लस वाला छोटा, ये माइनस वाला छोटा, और ये बड़े हो जाएंगे। तो कैसा बनेगा। इस तरीके से चीज़ें बन जाएंगी। ये माइनस वाला बड़ा, ये प्लस छोटा, ये माइनस छोटा और ये प्लस बड़ा, है ना। और ये कंबाइन नहीं करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, तो यहाँ कंबाइन नहीं करेंगे। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब अट्रैक्शन होने लगेगा तो बगल वाले लोग छोटे हो जाएंगे, क्योंकि इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। जब इनके बीच में रिपल्शन लगेगा तो इधर के भी इलेक्ट्रॉन्स दूसरे तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन लगेगा, है ना। तो हमने दो तरीके के ओवरलैपिंग मतलब पढ़े थे, एक एक्सियल और एक साइडवेज। तो एक्सियल वाला सारा खत्म हो गया, है ना। एक्सियल वाली चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली एस में और पी में। अच्छे से इनको देख लो किस तरीके से मैंने डायग्राम्स बनाया है, फिर हम लोग साइडवेज पे चलते हैं। ये न्यूक्लियस है सर। ठीक है, चलो। साइडवेज अगर ओवरलैप करे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये ऐसे, है ना। ये दो पी ऑर्बिटल हैं। एस ऑर्बिटल में तो कभी साइडवेज ओवरलैपिंग होता नहीं, पी से ही चालू होगी कहानी, है ना। तो मान लीजिए ये आपके पास एक पी ऑर्बिटल है, ये आपके पास एक पी ऑर्बिटल है, और ये दोनों देखो प्लस प्लस आपस में मिल रहे हैं, है ना। तो किस तरीके का इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो देखो क्या क्या होगा, ये प्लस और ये प्लस आपस में मिलेंगे, कंबाइन कर जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलेगा, आपस में कंबाइन कर जाएगा। और साथ में ये नोड, ये क्या होता है, एक नोड है ना, इसको आप नोड बोलते हैं, क्वांटम नंबर। तो ये नोड और ये नोड टकराएगा तो बीच में भी एक नोड ही आएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये कुछ इस तरीके, ऊपर वाले कंबाइन कर गए, नीचे वाले कंबाइन कर गए, प्लस प्लस के साथ कंबाइन कर गया, माइनस माइनस के साथ कंबाइन कर गया, और बीच में ऐसा खाली रह गया। ठीक है। तो आप ये इसका बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता था, प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना।
अब ये जो चीज़ें हैं ये ओवरलैप करने की कोशिश कर रही हैं या इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हैं। तो प्लस वाला माइनस के साथ करेगा, माइनस वाला प्लस के साथ करेगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते ही इनके इनके बीच में रिपल्शन लगेगा। तो ऐसा समझो कि जो चीज़ ऐसा सीधा था और अगर इधर से इसको रिपेल करने लगे तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा कि नहीं, है ना। अगर ये इधर से अट्रैक्ट करता तो इसके तरफ झुकता, लेकिन रिपेल कर रहा है तो ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ इस तरीके के डायग्राम्स बनते हैं ऐसे, और ये इधर रिपेल हो जाएगा। रिपल्शन है ना, प्लस ये ऊपर वाला ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे बस रिपेल करेंगे, ऐसे रिपेल कर जाएगा। इनके बीच में रिपल्शन होगा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो दोनों लोब्स एक दूसरे के अपोजिट साइड में झुक जाएंगे। इस तरीके से चीजें होंगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं बाबू, इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लो, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स आते हैं, डायग्राम्स आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार, तुमको ये वाला देख लो और ये वाला साइडवेज देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर। बस ऐसा सोचो ना कि अट्रैक्शन देखो, जब कभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, अट्रैक्शन होता है और चीज़ें कंबाइन कर जाती हैं। और जब कभी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो किसी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चीज़ें कंबाइन नहीं कर रही, उनके बीच में गैप है। किसी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चीज़ें कंबाइन नहीं कर रही, उनके बीच में गैप है। यहाँ पे भी गैप है, गैप है ना। आप बोल सकते हो ये आपका बीएमओ है, ये आपका एबीएमओ है, ये भी आपका बीएमओ है, और ये भी आपका एबीएमओ है। अच्छे से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास एक डी है है ना, प्लस प्लस, माइनस माइनस, और इसके सामने आपके पास एक पी है, प्लस माइनस, और आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हो, है ना। एक डी ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो देखो किस तरीके की चीज़ है, प्लस प्लस के साथ मिल रहा है, माइनस माइनस के साथ मिल रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो ये प्लस प्लस आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये माइनस माइनस आपस में कंबाइन हो जाएंगे, पहला बात। दूसरा, इधर का ये वाले लोब और ये वाले लोब जो हैं वो थोड़े से छोटे हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, तो वो इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेगा, इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा। तो ये वाले दोनों लेफ्ट वाले लोब छोटे हो जाएंगे और ये बड़ा हो जाएगा, और ये कंबाइन करेगा। तो ये प्लस और प्लस कंबाइन करके एक बड़ा सा प्लस दिखेगा, एक माइनस माइनस कंबाइन करके एक बड़ा सा माइनस दिखेगा, है ना, इस तरीके से। और साथ ही में ये वाले जो लोब्स हैं, देखो ये इस तरीके का और ये इस तरीके का, ये थोड़े से छोटे हो जाएंगे, तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये सब कंबाइन करके एक बड़ा और एक छोटा बना लिए, ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, एक बार दोनों बड़ा बन गया। और दूसरा बात ये है कि अट्रैक्शन लगेगा, तो ये इधर के ये वाले इधर वाले माइनस और इधर वाले प्लस वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी इस तरफ खींच लेंगे, ताकि माइनस और प्लस लिए वाला लोब छोटा हो जाएगा। ये जैसा दिख रहा है ऐसा टेढ़ा, मैंने वैसा ही बनाया है। ठीक है, और इस तरीके के ऑर्बिटल्स को आप बोलोगे बीएमओ, ये सब बीएमओ है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऐसा एक और डायग्राम बनाएं,
है ना, ये भी एक डी ऑर्बिटल है, ये भी एक पी ऑर्बिटल है, आपस में कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार प्लस के सामने माइनस है और माइनस के सामने प्लस है, तो क्या होगा बताओ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, तो ये दोनों लेफ्ट वाले लोब जो होंगे वो बड़े बनेंगे, ये छोटा बनेगा। तो कैसा बनेगा? है ना, देखो रिपल्शन हो गया तो इधर वाले बड़े हो गए, उधर वाले छोटे हो गए, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, है ना। और इनके बीच में भी रिपल्शन लगेगा, तो इन देखो यहाँ पे भी जब रिपल्शन लगता था तो मुंह उस तरफ घूम जाता था, तो इसका भी मुंह जो है वो हल्का उस तरफ घुमा हुआ मिलेगा। दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस। इस तरीके का डायग्राम बनेगा बाबू। ये सब डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे बनाने की कोशिश करिए, बस रिपल्शन अट्रैक्शन देखना है और आप इस तरीके से आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है ना। एक बार अच्छे से देख लो साइडवेज, अभी और भी चीज़ें हैं, करेंगे साइडवेज में और भी चीज़ है, पहले अच्छे से इनको देख लो क्या है। ठीक है, क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है, ये इसका न्यूक्लियस है। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से। ये एक डी ऑर्बिटल है, ये एक डी ऑर्बिटल है, आपस में कंबाइन करना चाह रहे हैं। इसका प्लस इसके प्लस के साथ मिल रहा है, इसका माइनस इसके माइनस के साथ मिल रहा है, इस तरीके से चीजें कंबाइन कर रही हैं, है ना। तो आप क्या बोलोगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो ये प्लस प्लस वाले लोग बड़े हो जाएंगे, है ना। बताओ किस तरीके से चीजें बनेंगी। पहले बात तो यहाँ अट्रैक्शन होगा, तो इधर के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे और इधर के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, है ना। तो ये वाले दोनों लेफ्ट लोब छोटे हो जाएंगे और राइट लोब छोटा हो जाएगा, और ये प्लस प्लस कंबाइन करके बीच में एक बड़ा सा प्लस बनेगा, नीचे एक बड़ा सा माइनस बचेगा, और ये दोनों छोटे हो जाएंगे, ऐसा, है ना। तो दिस विल बी माइनस प्लस माइनस प्लस। बोलो क्लियर है? एक बार प्रैक्टिस करोगे डायग्राम्स बाबू खुद से आ जाएंगे, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बताओ क्या होगा?
इसमें किस तरीके से कर सकते हैं? बीएमओ, ये आपका एबीएमओ। बीएमओ एबीएमओ बस आप कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, बस इसको देख लो। ये बीएमओ है। अब एबीएमओ कैसा बनेगा? अब इसका प्लस इसका माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो रिपल्शन होगा। नहीं, रिपल्शन होगा तो ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इधर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये दोनों लोब छोटे हो जाएंगे, और इधर का लेफ्ट वाला उधर का राइट वाला बड़ा हो जाएगा। कैसे करोगे? इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा, माइनस प्लस, इधर वाला प्लस, इधर वाला माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस ये माइनस, इस तरीके से। तो ये सारे आपके बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो आपका एक्सियल ओवरलैपिंग भी हो गया और साइडवेज ओवरलैपिंग भी हो गया। एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस। देखो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, दो न्यूक्लियसेस के बीच में बड़े बड़े लोब बन रहे हैं, और यहाँ पे दो न्यूक्लियसेस के बीच में छोटे छोटे लोब बन रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स को दो न्यूक्लियसेस के बीच में पाने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है ना, और वहाँ अट्रैक्शन होता है। एबीएमओ में दो इलेक्ट्रॉन्स को दो न्यूक्लियसेस के बीच में पाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, वहाँ रिपल्शन होता है। बस इसी छोटे मोटे दो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हमने ये सारे डायग्राम्स बनाए हैं। एक बार तुम यहाँ तक अच्छे से देख लो। ये बीएमओ हो गया, एंड दिस विल बी योर एबीएमओ। एक्सियल भी कर लिया और साइडवेज भी कर लिया। क्लियर है? चलो अब एक कॉन्सेप्ट आएगा नोडल प्लेन का। नोडल प्लेन का, है ना, ये मैंने आपको क्वांटम नंबर में भी इसके बारे में पढ़ाया है, नोडल प्लेन्स के बारे में। लेकिन वहाँ हम लोग नोडल प्लेन्स पढ़ते थे कहाँ पर? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, एस में, पी में, डी में, एफ में, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग नोडल प्लेन्स पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। आपको पता है नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो। जैसे नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो। उसी तरीके से नोडल प्लेन ऐसे प्लेन्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नोड पढ़ते थे तो नोड न्यूक्लियस से पास करना चाहिए था। लेकिन जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन की बात करते हैं तो वो दो नोडल प्लेन जो है वो दोनों न्यूक्लियसेस के मिड पॉइंट से पास करना चाहिए, है ना। देखो डेफिनेशन क्या है? अ प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। एक ऐसा प्लेन जिस पर जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली जीरो हो, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन, है ना। दिस नोडल प्लेन शुड पास थ्रू न्यूक्लियस
This nodal plane should pass through nucleus in case of atomic orbitals. Whereas in case of molecular orbitals, it must pass through the it must point pass through the midpoint of both the न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नोडल प्लेन का, है ना, कि जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स का डिस्कशन कर रहे हैं वहां पर नोडल प्लेन्स देख रहे हैं तो नोडल प्लेन्स न्यूक्लियस से पास होना चाहिए, है ना। लेकिन जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन्स देख रहे हैं तो वो नोडल प्लेन दोनों न्यूक्लियसेस के बीच से मतलब मिड पॉइंट से पास करना चाहिए, और ऐसा जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो वो नोडल प्लेन होगा। तो आओ एक एक करके नोडल प्लेन चेक करते हैं। सबसे पहला ये डायग्राम है, ठीक है। क्या आपको यहाँ पर कोई नोडल प्लेन मिलेगा? क्या आपको यहाँ पर कोई नोडल प्लेन मिलेगा? ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये दोनों का मिड पॉइंट है, यहाँ पे कोई नोडल, यहाँ पे तो अगर आप एक ऐसा लाइन खींचोगे तो ये तो इस लोब को कट कर रहा है। नोडल प्लेन वहाँ होगा जहाँ कोई लोब नहीं होगा, क्योंकि जहाँ लोब होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे तो इतना मोटा लोब दिख रहा है इनके बीच में, ना ऐसे भी नहीं और ना ऐसे, तो दोनों जगह ये लोब्स को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो नोडल प्लेन जीरो। ठीक है, यहाँ पर आओ, इस केस में बताओ, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, नोडल प्लेन जो है इन दोनों का मिड पॉइंट का यहाँ होगा, यहाँ से एक प्लेन, जब ये जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया ये किसी भी लोब को कट नहीं कर रहा, मतलब ये एक नोडल प्लेन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। क्या आप नोडल प्लेन को ऐसे कट कर सकते हैं? ऐसे कट करोगे तो वो लोब्स को कट कर देगा, है ना, इसका मतलब यहाँ एक नोडल प्लेन होगा। नीचे आ जाओ, यहाँ पर देखो इस केस में, है ना, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इनका इनका नोडल प्लेन यहाँ का मतलब इनका जो मिड पॉइंट है वो कहीं यहाँ पर आएगा, ऐसा या ऐसा, दोनों लोब्स को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? जीरो। इधर आ जाओ, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, इनका मिड पॉइंट यहाँ से पास करेगा, देखो इस जगह से, ये जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया है ये किसी भी लोब को कट नहीं कर रहा, इसका मतलब, और ऐसे ऐसे करेंगे तो ये लोब्स को कट कर देगा, तो एक ही नोडल प्लेन दिख रहा है, तो आप बोलोगे नोडल प्लेन वन है। यहाँ तक पहले देख लो क्लियर है कि नहीं, बहुत सिंपल होता है। दो न्यूक्लियसेस देखो, दो न्यूक्लियसेस के मिड पॉइंट से एक प्लेन पास करके देखो, वर्टिकली देखो, हॉरिजॉन्टली देखो, बस। अगर वो किसी लोब को कट नहीं कर रहा है इसका मतलब वो नोडल प्लेन है, अगर पास करने पर अगर वो लोब्स को कट कर रहा है इसका मतलब वो वहाँ नोडल प्लेन नहीं है। ठीक है, ट्राई दिस। इसमें देखो, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ऐसे पास करो या ऐसे पास करो लोब्स को कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। इसमें पास, इसमें देखो, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इनके बीच में ये एक ऐसे पास कर सकता है, ऐसे, तो ये तो लोब हॉरिजॉन्टल वाला तो लोब्स को कट कर रहा है, वर्टिकल वाला नहीं कर रहा, तो आप बोल सकते हो यहाँ नोडल प्लेन वन है। ठीक है, तो ये एक्सियल हो गया। एक्सियल वाले केस में तुम एक पॉइंट भी बना सकते हो, जितने बीएमओ हैं उन सब के पास एक भी नोडल प्लेन नहीं है ना, लेकिन जितने एबीएमओ हैं उन सब के पास एक नोडल प्लेन है। तो आप चाहो तो ये कॉन्सेप्ट बना सकते हो कि जब हम लोग साइड वेज कर रहे थे तो उसमें जितने बीएमओ हैं उन सब में नोडल प्लेन ज़ीरो है, और जितने एबीएमओ हैं उन सब में नोडल प्लेन वन है।
अरे बोलो। चलो यहाँ अब आ जाओ साइड वेज में। साइड वेज में अगर तुम ध्यान से देखो तो एक न्यूक्लियस यहाँ होगा, एक न्यूक्लियस यहाँ होगा, दोनों न्यूक्लियसेस के बीच से ये पास कर रहा है ना। एक ऐसे भी पास कर सकते हैं और एक ऐसे भी पास कर सकते हैं। ऐसे वाला पास करेंगे तो लोब्स को कट कर देगा, लेकिन ये कट नहीं कर रहा, तो नोडल प्लेन इस केस में 1 है। उधर चलो। ये एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है, इनका मिड पॉइंट इस तरीके से है, तो यहाँ से जब पास करेंगे तो ऐसे भी पास कर सकते हैं और ऐसे भी पास कर सकते हैं। ठीक है। देखो ये वाला भी हॉरिजॉन्टल किसी लोब को कट नहीं कर रहा और ये वाला भी किसी को कट नहीं कर रहा, और दोनों मिड पॉइंट ऑफ द न्यूक्लियस से पास कर रहे हैं। इसका मतलब इसके पास दो नोडल प्लेन होगा। इधर आ जाओ। एक नोडल प्लेन आपको ये दिख रहा है क्योंकि ये एक न्यूक्लियस है। ये एक न्यूक्लियस है कि नहीं। तो दोनों न्यूक्लियसेस के बीच से एक ऐसा नोडल प्लेन पास कर रहा है जो किसी लोब को कट नहीं कर रहा। अगर आप एक ऐसा ड्रॉ करोगे तो ये इसको कट कर देगा। तो बहुत सिंपल होता है, तो ये नोडल प्लेन इसमें एक हो गया। नीचे आइए, देखिए यहाँ पे। ये एक नोडल प्लेन हो गया और ये एक नोडल प्लेन हो गया। दोनों किसी लोब्स को कट नहीं कर रहे, है ना, लोब्स को कट नहीं कर रहे। तो कितने नोडल प्लेन हो गए? दो। यहाँ देखो, यहाँ कितने नोडल प्लेन हो गए? एक ये नोडल प्लेन तो डॉटेड लाइन ऑलरेडी बना हुआ है, और एक यहाँ से ऐसे पास करोगे तो भी नहीं होगा, तो वो तो लोब्स को कट कर देगा। तो यहाँ नोडल प्लेन कितने हो गए? एक। यहाँ चेक करो। एक नोडल प्लेन आपको ये तो दिख ही रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला। एक नोडल प्लेन आपको यहाँ पे ऐसा भी दिख जाएगा, वर्टिकल वाला। तो यहाँ नोडल प्लेन कितना हो गया? दो। तो यहाँ पे भी आप एक की पॉइंट बना सकते हो। साइडवेज नहीं था बाबू, ये एक्सियल था, है ना। यहाँ पे भी एक आप की पॉइंट बना सकते हो कि अगर आप साइडवेज का देख रहे हो तो जितने बीएमओ हैं उन सब में एक नोडल प्लेन है, और जितने एबीएमओ थे उन सब में दो नोडल प्लेन है। मेरे हिसाब से नोडल प्लेन का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। अरे बोलो ना। नोडल प्लेन का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप आराम से कर सकते हो। एक डायग्राम्स आप ये सारे बना सकते हो, और नोडल प्लेन का भी क्वेश्चन अगर आप आएगा तो आराम से कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट बीएमओ एंड एबीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनके डायग्राम्स, उनमें नोडल प्लेन्स किस में कितने होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। बस ये आप पॉइंट याद रखना। जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन ढूंढते हैं तो वो नोडल प्लेन न्यूक्लियस से पास करना चाहिए। जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन ढूंढते हैं तो वो नोडल प्लेन दोनों न्यूक्लियसेस के मिड पॉइंट से पास करना चाहिए। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो। और प्लेन ऐसा खींचना है, ऐसा प्लेन खींचना है जो किसी लोब को काटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी लोब कटने लगा इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लोब्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बस इन दो छोटे छोटे बातों का ध्यान रखो, आप सारे डायग्राम्स में आराम से नोडल प्लेन्स निकाल सकते हो। एक बार अच्छे से देख लो, ये की पॉइंट देख लो। ठीक है। गुड मॉर्निंग ब्रदर। अच्छे से देख लो बाबू एक बार।
ठीक है, क्लियर है। चलो, तो एक लास्ट टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ते हैं जिसका नाम है NBMO। NBMO, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह ये वाला जो चीज़ है, ये हम आपको याद है, हम आपको पहले केमिकल बॉन्डिंग के पहले लेक्चर में ही बताए थे कि कब बॉन्ड बनेगा और कब बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, तुम्हारे पास एक S है और यहाँ पर हम एक P ले लेते हैं, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। अब तुम इसको एग्जैक्टली exactly इस डायरेक्शन में ऐसे लेकर आ रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो s ऑर्बिटल है ये इस p ऑर्बिटल के नोड से टकराएगा। तो अगर ये s ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के नोड से टकराएगा और यहाँ नोड पर तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा क्या कभी? ये नोड है ना। कोई भी ऑर्बिटल अगर आकर कहीं किसी के नोड से टकराता है तो वहां पर बॉन्ड नहीं बनता, इसीलिए इस तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वो बॉन्ड बना ही नहीं पाते। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो जाके इसके नोड से टकराएगा तो कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, है ना। तो अब देखो, अगर आप इसको करोगे भी तो ये किस तरीके की चीज देखेगी, देखो हम दिखाते हैं तुमको। तुम इसको इंटरफेरेंस जैसा भी सोच सकते हो। अगर तुम यहाँ पर करो तो ये तब लगभग तुमको इस तरीके की चीज दिखेगी ऐसा। तो अगर तुम इस रीजन पे ध्यान से देखो तो ये वाला रीजन जो है वो प्लस प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये वाला रीजन किसका हो जाएगा, प्लस और माइनस का। एक ही जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अभी तक तुमने जितने भी डायग्राम्स बनाए हैं उन सब में या तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा था या डिस्ट्रक्टिव हो रहा था। अगर ये इस तरीके से ओवरलैप करेगा तो यहाँ एक रीजन में कंस्ट्रक्टिव भी हो रहा है और एक रीजन में डिस्ट्रक्टिव भी हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। जैसे आपके पास ये देखो, ये एक पी है और इसके सामने एक ये पी आ जाए ऐसा, प्लस माइनस ऐसा। अब ये अगर आकर ऐसे टकराएगा तो ये जो लोब है ये इसके नोड से टकराएगा, और नोड के पास तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं, तो यहाँ पर भी आपको नहीं बनेगा। ये सब आपके एनबीएमओ है, एनबीएमओ, है ना, बनेगा। अब जैसे तुम अगर इसका डायग्राम बनाओ भी तो कुछ इस तरीके का बन सकता है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला प्लस प्लस है और ये वाला प्लस माइनस है, तो एक ही जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हुआ और एक ही जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हुआ, है ना। तो एक ही जगह कंस्ट्रक्टिव भी हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव भी हो रहा है, तो सब एक दूसरे को, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ये सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो इस तरीके के जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनको एनबीएमओ बनेंगे। बॉन्ड बनेगा ही नहीं क्योंकि लोब जो है वो नोड से टकराएगा, है ना। लोब्स जो हैं वो नोड से टकराएंगे, लोब नोड इंटरैक्शन, ठीक है। जैसे देखो, एक और हम तुमको चीज़ बताए थे। जैसे मान लो आपके पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और आपके पास डी एक्स वाई है, और इनका जो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है वो जेड है। बताओ क्या होगा।
अगर तुम ध्यान से देखो तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस ऐसे होगा। तो डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स वाई एंड है यहाँ पे, एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, मतलब इन दोनों के बीच में आपको देखना है कि किस तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया और डी एक्स वाई, लेकिन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कैसा है, जेड। डी एक्स वाई कैसा होता है, आई होप आपको पता तो होगा ही। ये एक्स है, ये वाई है, ये होता है आपका डी एक्स वाई, है ना। ये प्लेनर होते हैं, ये एक्सियल होते हैं। तो इस ऑर्बिटल को अगर आप ऐसे सामने से लेकर आओगे, जेड एक्सिस के अलोंग लेकर आना है, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड है। तो इस चीज को उठाकर ऐसे सामने से लेकर के आओगे तो आपको नहीं लगता कि ये जितने इसके फूल हैं वो सब यहाँ पे, वो सब यहाँ पे बीच में इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रीन वाले हो गए डी एक्स वाई। कोई भी लोब आपस में इंटरैक्ट किया, कोई लोब किसी दो लोब पे, कोई एक लोब किसी दूसरे लोब पे ओवरलैप किया, नहीं। ये नोड नोड आपस में सब टकरा गए, है ना। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक एनबीएमओ है। यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन कोवैलेंट बॉन्ड में तब होता है जब ओवरलैपिंग होता है ना। यहाँ पे तो नोड नोड ही टकरा गया, कोई लोब किसी दूसरे लोब से इंटरैक्ट नहीं कर रहा, ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, तो ये भी एक एनबीएमओ का एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग जिस दिन पढ़ा रहे थे कि बॉन्ड कैसे बनता है, उस दिन मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्टिव कोई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये सब चीजें नहीं हो रही, ठीक है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखना, डी एक्स वाई और एक दूसरा भी डी एक्स वाई है और इंटर न्यूक्लियर एक्सेस जेड। बताओ क्या होगा, एनबीएमओ बनेगा, बीएमओ बनेगा, एबीएमओ बनेगा, क्या बनेगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन है। दो डी एक्स वाई हैं आपके पास। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप दो ऑर्बिटल को किस डायरेक्शन से इंटरफेयर करा रहे हैं। सोचो कैसे करोगे इसको। आओ देखो, आपके पास एक डी एक्स वाई है, ये डी एक्स वाई है, ऐसा ही एक दूसरा डी एक्स वाई भी होगा, है ना। आप प्लस प्लस माइनस माइनस इसको लिख लो। तो ये ऐसा इसके सामने एक और डी एक्स वाई होगा जो इसके अलोंग आएगा, है ना। तो जो अगला होगा वो ऐसा भी हो सकता है, और हम बताते हैं क्या मेरे कहने का मतलब है। वेट फॉर अ सेकेंड। देखो, ये मान लो मैंने एक टाइप का डी एक्स वाई ले लिया, थोड़ा ध्यान से बाबू देखना। ये मैंने एक तरीके का डी एक्स वाई ले लिया और ये दूसरा डी एक्स वाई है,
अब ये जो दूसरा वाला डी एक्स वाई हो एग्जैक्टली इसके तरह भी हो सकता है। तो जब आप इसको उठाकर ऐसे सामने से लेकर आएंगे तो ये चारों लोब एग्जैक्टली इस चार लोब पर ओवरलैप करेगा, तो फोर लोब इंटरेक्शन होगा, पहला बात। दूसरा बात, इंटरेक्शन किस टाइप का होगा, अगर आप इसको उठाकर ऐसे सामने से लेकर आएंगे तो ये प्लस मिलेगा, ये माइनस मिलेगा, ये प्लस ए प्लस, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। तो हम इसको डी एक्स वाई वन लिख लेते हैं, और ये मेरा डी एक्स वाई टू है, और ये मेरा डी एक्स वाई टू डैश है। तो अगर हम डी एक्स वाई वन प्लस डी एक्स वाई टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड ऐसे सामने से आएगा, तो पहला बात तो फोर लोब इंटरैक्शन होगा, और फोर लोब इंटरैक्शन को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड। तो जो बॉन्ड बनेगा वो डेल्टा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा पाई नहीं, एक नए तरीके का फोर लोब इंटरैक्शन बॉन्ड बनता है जिसको डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको पहले सिखा चुके हैं। अगर आपको दिक्कत है, आप केमिकल बॉन्डिंग का पहला एक दो लेक्चर रिवाइज करिए, ये डेल्टा बॉन्ड बनाएगा, पहला बात। दूसरा, इंटरफेरेंस किस तरीके का होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो कौन सा किस टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बीएमओ बनेगा, बीएमओ टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, कितने नोडल प्लेन होंगे इसके, ये जब इस पर ओवरलैप करेगा, है ना, तो ओवरलैप करेगा तो ये देखो, ये एग्जैक्टली बाबू कुछ ऐसा करेगा, हम तुमको बताते हैं, देखो, लेट मी यूज, ये एग्जैक्टली ना इस पे इस तरीके से ओवरलैप करेगा। है ना, यहाँ मैंने दो कलर के पेन से बनाया है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, इसलिए एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा, ये उठा के इसके ऊपर ऐसे रखोगे तो एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा, है ना। तो अब ध्यान से देखो, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दो नोडल प्लेन दिखेगा, एक ये नोडल प्लेन और एक ये नोडल प्लेन, है ना। देखो ये दोनों नोडल प्लेन किसी लोब को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर कितने नोडल प्लेन हो जाएंगे, दो नोडल प्लेन हो जाएगा। सिमिलरली अगर डी, अगर डी एक्स वाई, अगर डी एक्स वाई वन और डी एक्स वाई टू डैश मिले तो क्या होगा, डी एक्स वाई और डी एक्स वाई वन और डी एक्स वाई टू डैश मिलेंगे, तो पहले तो ये लोब भी एग्जैक्टली ऐसे जाकर इंटरैक्ट करेगा, तो फोर लोब इंटरैक्शन तो इसमें भी होगा, फोर लोब इंटरैक्शन तो इसमें भी होगा, इसमें भी डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर ये उठ के इसके पास जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस मिलेगा, ये माइनस और ये प्लस मिलेगा, ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस। इसका मतलब यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एबीएमओ बनेगा। अब यहाँ पर नोडल प्लेन कितने बनेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये नोडल प्लेन का, है ना। तो बच्चे इसका भी आंसर दो देते हैं, बच्चे इसका भी आंसर दो देते हैं, क्योंकि डायग्राम तो इसी तरीके का बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से लोब इंटरैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो नहीं तीन नोडल प्लेन होंगे। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, जब ये वाला चीज और ये वाला चीज, है ना, जब ये चीज और ये चीज ऐसे सामने से आएगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। पहले बार जब ये दोनों सामने आ रहे थे तो अट्रैक्शन थे, मतलब ये दोनों कंबाइन कर जाते, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं बनता, क्योंकि गैप नहीं बचता क्योंकि ये कंबाइन कर जाते हैं अट्रैक्शन के कारण। लेकिन ये वाला जो ऑर्बिटल है और ये वाला ऑर्बिटल जब ऐसे सामने से आएगा तो इनके बीच में तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होने के कारण क्या होगा कि इनके बीच में इस तरीके से गैप होगा, तो एक नोडल प्लेन ऐसे बीच से भी गुजर सकता है। तो टोटल नोडल प्लेन जो आते हैं वो तीन आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आप आराम से कर सकते हो जेई एडवांस। ठीक है, देखो तुमको समझ में आया। देखो
इंटरैक्शन तो चार लोब इंटरैक्शन इसमें भी है और इसमें भी है। फर्क इसमें इतना है कि पहले वाले में इन दोनों केसेस जब इंटरैक्ट करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से जब चीजें आएंगी, मान लो ये जेड एक्सेस है, तो इस तरीके से जब चीजें आएंगी तो अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, तो दो ही नोडल प्लेन दिखेगा, ये दोनों। लेकिन जब इस तरीके का, जब ये और ये इस तरीके से ऐसा आएगा तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो रिपल्शन के कारण ये ऐसे चिपकेगा नहीं, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, इतना गैप रहेगा। तो एक नोडल प्लेन इनके बीच से भी तो गुजर सकता है। तो ये दो जो तो दिख ही रहे हैं, और एक इसके आगे रहेगा, तो एक नोडल प्लेन ऐसे इन दोनों के बीच से भी गुजर सकता है। रिपल्शन के कारण थोड़े दूर रहेंगे तो एक नोडल प्लेन इनके बीच से भी गुजर सकता है। तो टोटल नोडल प्लेन जो होंगे वो इसमें 3 होंगे, है ना। दिस इज ऑल अबाउट एनबीएमओ। तो मैंने आज आपको बीएमओ पढ़ा दिया, एबीएमओ पढ़ा दिया, आपने सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स सीख लिए, आपने एनबीएमओ के भी, एनबीएमओ वाली चीज़ें भी समझ गए, और इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ना। एनबीएमओ है, ये एनबीएमओ नहीं है, ये बीएमओ है और ये एबीएमओ है, क्योंकि यहाँ पर लोब्स का इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई लोब जाकर किसी के नोड से टकरा रहा है, नहीं, यहाँ पे लोब लोब से ही टकरा रहा है, तो यहाँ इंटरेक्शन है। लेकिन वो इंटरेक्शन दो तरीके का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव हुआ तो बीएमओ मिला, और डिस्ट्रक्टिव हुआ तो एबीएमओ मिला। नोडल प्लेन्स कैसे देखना है, क्या करना है, आप अच्छे से देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। देख लो एक बार, अच्छे से देख लो बाबू इसको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। पढ़ो बाबू, ये सब जाके पढ़ो, जो पढ़ाया जा रहा है उनको पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो फिर आप पीछे छूट जाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, थैंक यू।